वजंती ने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा दी। बाहर डेली में खटपट की आवाजें आती रही। वजंती का पिता हथौड़ी के साथ उखड़ी हुई चटखनी को फिर इसकी जगह जमा रहा था। गली में गाहे बगाहे घोड़ों की टापें गूंजने लगती थी और अहलकारों की आवाजें सुनाई देती थी। इन आवाजों से अंदाजा होता था कि वो लोग इस इलाके को घेरे हुए हैं। 10-15 मिनट कदरे सुकून से गुजर गए। वजंती का पिता चटखनी मुरम्मत करने के बाद वापस अपने कमरे में जा चुका था। गली में निस्बतन खामोशी थी। हाँ, कुछ दूरी से मध्यम आवाजें जरूर सुनाई देती थी। गालिबन ये आवाजें जय हादसा से आ रही थी, यानी जिस जगह लोडर उल्टा था। इमरान की हदायत पर लड़की वजंती ने लालटेन फिर से रोशन कर दी, ताहम इसकी लो इतनी मध्यम रखी कि कमरे में हल्की सी रोशनी फैल सकी। इमरान ने अंग्रेजी में मुझसे पूछा, लोडर पर कौन चढ़ा था? वही पांडे था, और कौन? मार दिया? पता नहीं, जख्मी तो अच्छा खासा हुआ है। तुम कुछ ज्यादा ही खुलते जा रहे हो, इमरान ने नाराजगी से कहा, लेकिन मैं जानता था कि यह मसनूई नाराजगी है और अंदर से वो खुश है। और तुमने लोडर की कलाबाजी क्यों लगवाई? मैंने पूछा। आगे 2 बंदे आ गए थे, इन्हें बचाने की कोशिश की, इमरान ने मुख्तसर जवाब दिया। वजंती अंग्रेजी नहीं जानती थी। वो मुंह खोले हमारी तरफ देख रही थी। बहरहाल वो पहले से कुछ कम खूबसूरत दिखाई देती थी। इसकी वजह भी थोड़ी देर बाद समझ में आ गई। मैंने वजंती से पूछा, तुम्हारा पिता क्या काम करता है? वो लकड़ी का काम करत है। लकड़ी का क्या काम? इमरान ने जरा तलखी से वजाहत चाही। बंदूकों के दस्ते वगैरह बनावत हैं। इससे पहले? वो रुक गई। इससे पहले क्या? पहले वो राजभवन की फौज में थे। 2 साल पहले ही इनकी मुलाजमत पूरी हुई है। मुलाजमत खत्म होने पर राजभवन से पैसा मिलता है। इससे पिताजी ने अपना कारोबार शुरू किया है। घर की जाहिरी हालत अच्छी थी। इमरान ने दरो दीवार को देखते हुए कहा, लगता है कि हकम जी रहमदिल वाक़ई हुआ है, मुलाजमों को काफी पैसे देता है। आप भी तो फौजी हो, कि आपको पता नहीं? वो हमें ज़हीन नजरों से सरतापा देखकर बोली। इमरान ने गहरी सांस लेकर कहा, अगर हम कहीं के हम फौजी नहीं तो फिर? मम, मुझे तो पहले से लग रहा था जी के आप वो नहीं है जो नजर आवत है। ये बात तुम्हारे दिमाग में क्यों आई? इमरान ने पूछा। इसलिए कि आपको राजभवन के फौजी ढूंढ रहे हैं। हम बागी फौजी भी तो हो सकते हैं, मैंने कहा, पर आपकी बोली और तरह की है। आपके पास जो पिस्तौल है वो भी और तरह के हैं। बच्ची सियानी है भाई। इमरान ने मेरी तरफ देखकर सर हिलाया। मैंने इसे फिर दिलासा देते हुए कहा, देखो, अगर तुम हमारे कहने पर चलोगी तो हम किसी को बगैर कोई नुकसान पहुंचाए यहां से चले जाएंगे। हमसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, खुद को पुरस्कून रखो। मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन अब कम लग रहा है, वो साफ गोई के अंदाज में बोली। क्यों? मैंने पूछा। इसलिए कि आप हकम जी के सिपाही नहीं हो। तो तुम हकम के सिपाहियों से डरती हो? हर कोई डरता है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ कोई खास मामला है। इमरान ने खोजने वाले लहजे में पूछा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। अगर है तो बता दो, हो सकता है हम तुम्हारी मदद कर सकें। वो नफी में सर हिलाकर रह गई। मैंने मौजू बदलते हुए कहा, क्या हम एक आध दिन के लिए तुम्हारे स्टोर में महफूज हैं? पिताजी और जगदीश की तो खैर है, लेकिन माताजी किसी काम से स्टोर में आ सकत हैं, तो फिर? या फिर दरवाजा को ताला लगा दूंगी और कहूंगी कि चाबी गुम हो गई है, वो रवानी में कह गई। क्या हम तुम्हें शक्लों से इतने ही बेवकूफ नजर आते हैं कि तुम्हें ताला लगाने देंगे? इमरान ने कहा। वो सटपटा गई। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं माताजी को किसी न किसी तरह संभाल लूंगी। अब सफेदा शहर नमूदार होने में थोड़ी देर रह गई थी। इमरान ने कहा, अगर तुम थोड़ी देर के लिए सोना चाहती हो तो बेफिक्र होकर सो जाओ, हम यहाँ स्टोर रूम में रहेंगे। वो तो जब्जुब में थी, कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई तो, लेकिन इसे अपनी आंखें बंद नहीं की। इमरान की जादुई शख्सियत की वजह से इसका खौफ काफी हद तक कम हो गया था, मगर अब वो इतनी भी बेखौफ नहीं हुई थी कि हमारी मौजूदगी में आराम करने के बारे में सोचती। हम स्टोर में मौजूद रहे। यहाँ दीगर चीजों के साथ साथ बंदूकों के कई मुकम्मल और नामुकम्मल दस्ते भी नजर आ रहे थे। एक दीवार पर एक पुरानी तस्वीर भी लगी हुई थी, जिसमें वजंती का पिता फौजी वर्दी में था और बाकायदा हकम जी की कदमबोसी कर रहा था। हकम ने किसी मजहबी पेशवा की तरह इसके सर पर अपने हाथ का साया किया हुआ था। अंदाजा होता था कि सुतेश के पिता आन जहानी राम प्रसाद की तरह ये शख्स भी एक कट्टर मजहबी शख्स है। एक अय्याश हुक्मरान से इस तरह की अकीदत दकियानूसियती कहला सकती थी। मैं और इमरान बैठे रहे।
हम दोनों के ज़हनों में राज भवन में पेश आने वाले हंगामा खेज वाक़यात किसी फिल्म की तरह चल रहे थे। मैंने बालकोनी की तरफ 2 ब्रश चलाए थे, ताहम इन ब्रशों का रिजल्ट मुझे मालूम नहीं था। कुछ ही देर बाद खिड़कियों से मध्यम रोशनी नजर आने लगी। एक पूरा हंगामा शब की सुबह होने वाली थी, ताहम इस सुबह में अनगिनत अंदेशे थे। वजंती का पिता जाग गया था और सहन में इधर उधर घूम रहा था। फिर वो बैरूनी दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। मैंने वजंती से पूछा तो इसने मध्यम आवाज में बताया कि पिताजी इस वक्त दूध लेने जावत हैं। फिर वो बोली, अगर माताजी यहाँ आ गई और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अभी तक यहाँ क्यों बैठी हूँ और बाहर निकलकर मुंह हाथ क्यों नहीं धोती, लिहाफ ओढ़कर लेटी रहो, इनसे कहना मेरी तबीयत खराब है। वो सर हिलाकर रह गई। रिवाल्वर मुसलसल इमरान के हाथ में था और वो वजंती को बावर करा रहा था कि किसी भी ऐसी वैसी हरकत का नतीजा खतरनाक निकलेगा। वजंती के पिता ने घर से वापस आने में ज्यादा देर नहीं लगाई। इसने जोर जोर से वजंती के कमरे का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। वजंती ने लिहाफ से निकलकर दरवाजा खोला। वजंती के पिता ने बौखलाए हुए लहजे में कहा, बड़ी गड़बड़ हो गई है बेटा, रात को राजभवन में जबरदस्त गोली चली है। बड़े डॉक्टर स्टील के भाई साहिब मारे गए हैं, 1-2 बंदे जख्मी भी हुए हैं। छोटा पांडे भी बहुत ज्यादा जख्मी है, क्या वो कि वो बचना ही पाएगा। हाय राम, वजंती ने सीने पर हाथ रखा। इसी दौरान में वजंती की फरमानदाम माता अंदर भी आ गई। इसने भी अपने पति की बात सुन ली और इसका रंग उड़ा हुआ था। हाय भगवान, ये क्या कुलजुग हुआ, क्या वाकई बड़े डॉक्टर साहिब? हाँ भगवान, वो 2 राक्षस थे, पता नहीं किस तरह राजभवन में घुस गए। न सिर्फ घुस गए बल्कि उस जगह तक भी पहुंच गए जहां हकम जी रानी के साथ खड़े थे और बालक के जन्म की खुशी में दान कर रहे थे। इन दोनों ने फौजी वर्दियां पहनी हुई थी। इनके पास सरकारी राइफलें भी थी। इन्हीं राइफलों से उन्होंने फायरिंग की। विश्वास नहीं हो रहा, वजंती की मां ने लरजती आवाज में कहा। वहां तो इतना कड़ा पहरा हुआ था, चिड़िया भी पर नहीं मारती। कुछ लोगों कहते हैं कि वो 2-3 बंदे थे और राजभवन के पिछवाड़े झील की तरफ से अंदर घुसे हैं। वह झील के किनारे भी एक सिपाही की हत्या हुई है और एक सख्त घायल हुआ है। राजभवन की बाहरी दीवार के ऊपर से भी 2 सैकों को नीचे गिराकर मारा गया है। बाहर हर तरफ खलबली मची हुई है। ये कौन हो सकता है? फरमानदार औरत ने कहा। ये मुख्तार राजपूत की लोडिया के साथी भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि ये हमीदा के देवर को फांसी से बचाने के लिए कोशिश करना चाहत हो। वजंती की मां ने हाथ मलते हुए कहा, हाय राम, अब क्या होगा? हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले जावत हैं। हम जैसे लोगों तो किसी गिनती में नहीं आते। अब तो राजभवन भी इनसे बचा हुआ नहीं है। मैंने सुना है कि वो दोनों बदमाश रात को हमारी गली तक भी पहुंचे हैं और क्या पता नहीं कि अब तक यहाँ किसी घर में ही छुपे हुए हों। वजंती की मां राम राम करती दूसरे कमरे में चली गई। वजंती के पिता ने वजंती से कहा, आज बिल्कुल घर से बाहर कदम निकालना नहीं। तुम कल कह रही थी कि बाजार जाना है। नहीं पिताजी, वैसे भी तबीयत जरा खराब है, ठंड लग रही है। बस ठीक है, शांति से लेटी रहो, आज सर्दी भी है बहुत। सख्त नकूश वाला उधेड़ुआ शख्स बाहर चला गया। हम ये सारा मंजर स्टोर रूम की गहरी तारीकी से देखते रहे थे। इमरान ने स्टोर का दरवाजा बंद कर दिया था, ताहम इसने 1-2 इंच की झरी रहने दी थी। कुछ देर बाद वजंती की मां फिर अंदर आई बेटी का हालचाल पूछने लगी। वो लिहाफ उड़े लेटी थी। इसने मां से कह दिया था कि कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा, इसलिए वो नाश्ता भी नहीं करेगी। इसकी मां बातें करते करते स्टोर रूम की तरफ आई। 1 सेकंड के लिए लगा कि शायद इस सारे ड्रामे का ड्रॉप सीन होने लगा है, लेकिन फिर वो दहलीज से होकर वापस चली गई। कुछ देर बाद वजंती का छोटा भाई जगदेव नाश्ता करके स्कूल चला गया और इसके थोड़ी देर बाद वजंती का पिता भी बाहर निकल गया। अब घर में वजंती और इसकी उधेड़ उम्र वालिदा के सिवा और कोई नहीं था। वालिदा ने एक बार कमरे में झांका और ये देख करके बेटी लिहाफ ओढ़े सो रही है। सीढ़ियां चढ़कर छत पर चली गई। गालिबन वहां सफाई सुथराई करना चाहती थी। इसके जाने के बाद इमरान की हिदायत पर वजंती ने अंदर से दरवाजे को कुंडी लगा ली। इसके चेहरे पर एक बार फिर दबा दबा हरास नजर आ रहा था। वो कहने लगी, तो आप दोनों ने बड़े डॉक्टर के भाई को मारा है और पांडे साहिब को भी। इसके अलावा 2-3 गार्ड्स को भी जहन्नम वासिल किया है। क्या तुमने अपने पिता से सुना नहीं? हाय राम, ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। राजभवन वाले आप लोगों को जमीन की 7वीं तह से भी निकाल लेंगे। इसके चेहरे पर खौफ कम और परेशानी ज्यादा थी। क्या तुम हमारे लिए परेशान हो? मैंने पूछा। हाँ, इसने साफ सीधे अंदाज में कहा। क्यों? हम ना तो तुम्हारा, हमने तो तुम पर रिवॉल्वर ताना हुआ है, तुम्हें यरगमाल बनाया हुआ है। मैं जानत हूं, मुझसे आपको कोई दुश्मनी नहीं। आप हकम जी के सिपाहियों से बचना चाहत है और वाकई आपको बचना चाहिए। ये बहुत कठोर लोग हैं, बहुत ही पत्थर दिल। अच्छा, भी तुम्हारे पिताजी किसी की फांसी का जिक्र कर रहे हैं।
وہ کون ہے؟ عمران نے سوال کیا۔ ہے ایک بدقسمت، کیا تم اسے جانتی ہو؟ اسے تو نہیں، لیکن اس کی بھابھی کو جانت ہوں۔ وہ وجنتی کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ اس کی آواز میں گہرا دکھ اور درد اتر آیا تھا۔ لگتا ہے کہ تم ہم سے کچھ چھپا رہی ہو، تم بتاؤ، ہو سکتا ہے کہ ہم تمہاری مدد کر سکیں یا کوئی مفید مشورہ ہی دے سکے، عمران نے اپنے مخصوص پراسر لہجے میں کہا۔ ایک دم وجنتی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب اس کے چہرے پر ہمارے حوالے سے خوف کا شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ ہم حکم اور جاج وغیرہ کے دشمن ہیں، شاید اس ناطے سے وہ ہمیں اپنا ہمدرد سمجھنے لگی تھی۔ بتاؤ وجنتی، تم ہمیں بتا کر کسی طرح کا نقصان نہیں اٹھاؤ گی، ہو سکتا ہے کوئی فائدہ ہو جاوے۔ عمران نے شفقت امیز محبت سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ وہ سسک کر بولی، آپ لوگن کون ہیں؟ آپ نے ابھی تک مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اس سے تمہیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا، شاید تم مزید الجھ جاؤ۔ بس اتنا جان لو کہ ہم انسان دوست ہیں اور حکم جیسے انسانوں کے دشمن کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے کفن باندھ کر نکلے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا، اس کے علاوہ ہم تمہیں وچن دیتے ہیں کہ جو تم کہو گی وہ صرف اور صرف ہم تک رہے گا۔ ہم وچن پر جان دینے والے لوگ ہیں۔ چند منٹ کی مزید کشمکش کے بعد وجنتی نے گلوگیر آواز میں کہا، کل جس بندے کو راج بھون کے چوک میں سرعام پھانسی دی جا رہی ہے، اس کی بھابھی حمیدہ میری گہری سہیلی ہے۔ وہ مجھ سے تھوڑی سی بڑی ہے، لیکن ہم نے بچپن اور لڑکپن اکٹھے ہی گزارا ہے۔ آج کل میری یہ سہیلی بڑی مشکل میں ہے، بھگوان اس پر اپنی کرپا کرے۔ کیا ہوا ہے؟ عمران نے بات آگے بڑھانے کے لیے کہا۔ حمیدہ خوبصورت ہے، 1 سال پہلے اس کا پتی فوت ہو گیا تھا، اب وہ راج بھون میں ہے اور جاج گورا کے پاس ہے۔ وہ اس سے بیاہ کرنا چاہت ہے، زبردستی سے پتنی بنانے پر تلا ہوا ہے۔ کیا علاقے کے لوگ اور خاص طور سے مسلمان اندھے بہ رہے ہیں؟ کیا انہیں یہ زبردستی نظر نہیں آ رہی؟ آ تو سب کو رہی ہے جی، پر اصل میں حمیدہ کے دیور سے بھی ایک دوش ہوا ہے۔ پتہ نہیں یہ دوش ہے یا پھر یا نہیں، لیکن بہت سے لوگوں اسے دوشی کہتے ہیں۔ کچھ مہینے پہلے حمیدہ کے دیور نے اپنے کچھ مسلمان ساتھیوں کے ساتھ مل کر گورا صاحب کی بہن ماریا کو اغوا کر لیا تھا۔ وہ اسے نل پانی کی طرف لے جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے اسے ایک سرنگ میں رکھا تھا اور وہاں اس کی انگلی بھی کاٹ دی تھی۔ بعض لوگ یہ الزام بھی لگاوت ہیں کہ ان لوگوں نے ماریا کے ساتھ برا سلوک کیا تھا۔ بعد میں ماریا کسی طرح جان بچا کر ان لوگوں کی قید سے بھاگ نکلی تھی۔ عمران اور میں وجنتی کی باتیں سن کر سناٹے میں رہ گئے تھے۔ وہ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، جاج گورا صاحب نے اسی کا بدلہ لیتے ہوئے حمیدہ کو گھر سے اٹھوایا ہے اور راج بھون میں رکھا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ اگر آنکھ کے بدلے آنکھ کے قانون پر عمل کیا جاوے تو پھر یہ قانون بھی بنایا جا سکتا ہے کہ اغوا اور زیادتی کے بدلے اغوا اور زیادتی ہو، لیکن وہ ایسا نہیں کر رہے۔ انہوں نے حمیدہ کو اغوا نہیں کیا، بس اپنے پاس اپنی حفاظت میں رکھا ہے۔ اگر حمیدہ کا کوئی پیارا اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہت ہے تو وہ اپنے بازو کے زور پر ایسا کر سکت ہے۔ بازو کے زور پر؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں جی، آپ کو یہ بات کچھ عجیب سی لگے گی، لیکن ہمارے اس راجواڑے میں ایسی اور بھی بہت سی عجیب باتیں ہیں۔ ہم بچپن سے بہت کچھ دیکھتے اور سنتے آئے ہیں۔ اچھا ایک منٹ، میں نے اسے ٹوکا، پہلے یہ بتاؤ کہ پھانسی کس کو دی جا رہی ہے؟ میرا مطلب ہے اس کا نام اسحاق ہے جی، وہ بڑا دیور ہے حمیدہ کا۔ میرا دماغ سنسنا اٹھا۔ اسحاق میرا، انور خان اور چوہان کا ساتھی تھا۔ ہم نے مل کر بہت سی مصیبتیں اٹھائی تھی، نل پانی کی طرف سفر کرتے ہوئے بے شمار سختیوں کا مقابلہ کیا تھا۔ میں جب سلطانہ کی مدد کے لیے چوری چھپے نل پانی سے نکلا تو اسحاق اس وقت انور اور چوہان وغیرہ کے ساتھ دیوان میں ہی تھا۔ وہ کب وہاں سے نکلا، کب یہاں پہنچا اور کن حالات میں تھا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ اور اب یہ وجنتی نامی لڑکی اسحاق کے حوالے سے ایک خوفناک بات بتا رہی تھی۔ عمران بغور میرا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کیا یہ تمہارے ساتھیوں میں سے ہے؟ اس نے انگریزی میں پوچھا۔ ہاں یہ وہی ہے جس نے ماریا کی انگلی کاٹی تھی، میں نے بھی انگریزی میں جواب دیا۔ پھر وجنتی سے مخاطب ہو کر پوچھا، کیا اسحاق نام کے اس بندے کو پکڑ کر یہاں لایا گیا ہے؟ نہیں جی، وہ خود آیا ہے مجبور ہو کر۔ کیا مطلب؟ میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ گورا صاحب نے کیا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ حمیدہ کا جو دعوے دار سے چھڑانا چاہت ہے وہ آئے اور اسے چھڑا کر لے جائے، بس اسے گورا صاحب کے ساتھ سامبر کرنا پڑے گا اور یہ پورے انصاف کے ساتھ ہوگا۔ یہ سامبر کیا ہے؟ یہ بھی سوئمر کی طرح ایک رسم ہے جی۔ سوئمر میں تو کسی ناری کو چاہنے والا ہی اس کے لیے لڑتا ہے، لیکن سامبر میں ناری کا کوئی بھی ہمدرد کسی قبضے سے نکالنے کے لیے کوشش کر سکت ہے، اس کا پتا، بھائی یا بیٹا وغیرہ بھی۔ میں نے پوچھا، تو تمہارا مطلب ہے کہ یہ جو اسحاق نام کا بندہ یہاں پکڑا گیا ہے وہ اپنی بھابھی حمیدہ کو چھڑانے کے لیے یہاں آیا تھا؟ جی ہاں۔ اسے دھوکے سے پکڑ لیا گیا؟ نہیں جی، یہ جاج گورا صاحب ایسے معاملوں میں دھوکہ نہیں کرت ہے، وہ جو کہتا ہے وہی ہوت ہے۔ سامبر کی اس رسم کے مطابق اگر کوئی بندہ کسی سے لڑنا چاہت ہے
तो फिर एक का मुकाबला एक से होवत है। बाहर से कोई लड़ने वालों की मदद नहीं कर सकता, और गोरा साहिब भी ऐसा ही करत है। इसको अपने ऊपर बहुत विश्वास है जी। अब पता नहीं कि इसको बहादुरी या जवामर्दी कहना चाहिए या नहीं, पर सच यही कि गोरा साहिब ऐसे कामों के लिए खुद को खतरे में डालने के लिए हर समय तैयार होवत है। वो इतना बड़ा आदमी होकर भी अपने साथ सांबर करने वाले किसी भी मनुष्य को पूरा पूरा मौका देवत है। तो इसने इसहाक के साथ लड़ाई की? जी हाँ, इसने ऐलान करवाया था कि अगर इस महीने की 10 तारीख तक कोई सबर की लाना चाहता है तो आ जावे। 9 तारीख को हमीदा का देवर यहाँ पहुंच गया। सुना है कि गोरा साहिब ने इससे साफ कहा था कि वो इसकी बहन मारिया के अगवा का जिम्मेदार है, लेकिन अगर वो सांबर जीत गया तो वो इसे कुछ नहीं कहेगा, बल्कि अपनी भावज को भी यहाँ से ले जा सकेगा। दूसरी सूरत में इसको पूरी पूरी सजा मिलेगी, और ये सजा मौत से कम नहीं होगी। इसहाक को ये शर्तें मानना पड़ी थी, तो वो हार गया? इमरान ने पूछा। वजंती ने इस बात में सर हिलाकर कहा। इसकी आंखों में आंसू चमक उठे। किस किस्म का मुकाबला हुआ था? इमरान ने दरियाफ्त किया। मुझे इस बारे में कुछ जानकारी नहीं, बस इतना पता है कि वो हार गया था। गोरा साहिब से जीतना कोई आसान काम नहीं है। वो बहुत ज्यादा सख्त जान है, फिर लड़ने वाले पर लड़ने से पहले इसका बहुत रोब पड़ जाता है। वो इससे पहले भी इस तरह के बहुत से मुकाबले कर चुका है और कभी हारा नहीं। वो तलवारबाजी भी कर लेवत है, खाली हाथों से लड़ना जानता है। कभी किसी के सामने चाकू या पिस्तौल फेंक देता है और कहता है कि इसे पहले उठाकर दिखाए और वार करे। मेरी आंखों के सामने माजी करीब का वो दर्दनाक नक्शा घूम गया। जॉर्ज ने इस रात मेरे सामने भी तो पिस्तौल फेंका था। मेरी आंखों के सामने धुंध सी फैलने लगी। मैंने खुद को मुश्किल संभाला और वजंती से गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा, यानी इसहाक हार गया और अब इसे फांसी दी जा रही है। वजंती ने गर्दन झुकाकर एक बार फिर इस बात में सर हिलाया और इसकी आंखों से 2 मोटे मोटे आंसू उसकी झोली में गिरे। वो सिसक कर बोली, इस पर बहुत जुल्म हो रहा है। कल पिताजी बता रहे थे कि इसके एक हाथ की सारी उंगलियां काट दी गई हैं। इस तरह इससे गोरा बहन साहिब की मारिया की उंगली का बदला लिया गया है। कल यहाँ छुट्टी का दिन है। कल राजभवन के चौक में इसको हत्या कर दी जाएगी। और तुम्हारी सहेली हमीदा? इमरान ने गहरी सांस लेकर पूछा। वो जॉर्ज गोरा साहिब के पास ही है। अब इससे बयान नहीं किया गया? नहीं, गोरा साहिब कहते हैं कि वो अभी इसके वारसों को एक और मौका देना चाहते हैं। ये सब कुछ दिल दहला देने वाला था। खास तौर से मेरे रगों पे में आग से बहने लगी थी। सारे जख्म ताजा हो गए थे। वजंती अपनी सहेली के लिए मुसलसल आंसू बहा रही थी। इमरान ने इससे कुछ मजीद तफसीलात पूछी। कहीं कहीं मैंने भी सवालात किए। आखिर में इमरान ने बड़ी नरमी से वजंती के शाने पर हाथ रखा और अपने मखसूस पूरे सर लहजे में बोला, वजंती, हम इस पोजीशन में तो नहीं कि तुमसे कोई वादा कर सके, लेकिन इतनी तसल्ली जरूर देते हैं कि हम अभी यहाँ से जरगा में ही हैं। इस सिलसिले में कुछ भी हो सका जरूर करेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं इस मामले में मेरा नाम आ गया तो हमारे परिवार के लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हाकिम जी के कुछ लोगों को मैं पहले ही बहुत बुरी लग रही हूँ। वो किस तरह? जिस दिन हाकिम जी के सिपाही हमीदा को उसके घर लेने आए थे, मैं भी इनके पास रही थी। वो हमीदा को जबरदस्ती ले जाने लगे तो मैंने और इसकी सास ने रोका। मैं सिपाहियों से झगड़ पड़ी। मैंने एक की वर्दी फाड़ दी। उन्होंने मुझे धक्के मारे और धमकियां दी। अब अगर फिर कहीं मेरा नाम इस मामले में आ गया तो वो लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। इमरान ने फिर मोहब्बत से इसके शाने पर हाथ रखा। इस बारे में बेफिक्र रहो। हमने तुमसे कहा है ना कि हम वचन तोड़ने वाले नहीं, जान देने वाले लोग हैं। मैं भी आपको वचन देवत हूं कि इस घर में जो कुछ हो सका आपके लिए करूंगी। मैंने इमरान की तरफ देखा और इमरान ने मेरी तरफ देखा। वजंती के लहजे में सच्चाई थी। वो बहुत हद तक दिलेर और समझदार भी थी। इस पर एतमाद किया जा सकता था। इमरान ने ठहरे हुए लहजे में कहा, ठीक है वजंती, अगर तुम चाहो तो जरूरत पड़ने पर इस कमरे से बाहर जा सकती हो। हम उम्मीद करते हैं कि तुम हमारे विश्वास पर पूरी उतरोगी। इसके साथ ही इमरान ने रिवाल्वर अपनी जेब में रख लिया। सीढ़ी पर कदमों की चाप सुनाई दी। तुम जल्दी से तारीख स्टोर रूम में चले गए। वजंती की फरमानदाव वालिदा कमरे की तरफ आ रही थी। इसके पहुंचने से पहले ही वजंती ने दरवाजे की चटखनी उतार दी और वापस आकर बिस्तर पर लेट गई। वजंती की वालिदा ने इसका अहवाल दरियाफ्त किया, फिर इससे कहा कि वो मुंह हाथ धो ले और थोड़ा सा खा पी ले। इस मरतबा वजंती ने इनकार नहीं किया और मां के साथ बाहर चली गई। हमने वजंती को बाहर भेजकर बेशक रिस्क लिया था, लेकिन हम जिस रास्ते पर चले थे इस पर खतरात, अंदेशों और खदशों से वास्ता तो कदम कदम पर पड़ता था। हम स्टोर रूम के अंदर ही रहे। हमने अपने रंगीन चेहरे कपड़े गीले करके रगड़कर अच्छी तरह साफ कर लिए थे। इमरान के बाजू पर गहरी खराश आई थी। इसने मेरे स्टोर रूम से एक पट्टी लेकर बाजू पर बांध दी थी। दर हकीकत कल शाम से अब तक हमने कुछ खाया पिया नहीं था। भागदौड़ भी बहुत हुई थी। नहाए सर्द पानी में तैरना पड़ा था। अब भूख और नकाहत महसूस हो रही थी।
भूख का थोड़ा सा जिक्र इमरान ने वजंती से भी किया था। इस बात की उम्मीद थी कि शायद वो कुछ खाने को ले आए। इसे वापस आने में ताखीर हो रही थी। ताखीर से परेशानी तो थी, लेकिन न जाने क्यों यकीन सा था कि वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। कल रात के वाकयात एक बार फिर हमारी निगाहों में घूमने लगे। कई साल पहले जब लाहौर में इस तरह की हंगामा आराइयां होती थी तो मैंने खुद को इमरान के साथ उज़्व मुअत्तल की तरह महसूस किया करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं था। मैंने हर जगह इमरान के शाने से शाना मिलाए रखा था और एक दो मौकों के सिवा कहीं भी इससे पीछे नहीं रहा था। मैंने कहा, लाहौर में मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्त ड्राइविंग देखी थी। कल मुझे तवक्को नहीं थी कि तुम लोडर को उल्टा दोगे। वो मुस्कुराया। अपनी ड्राइवरी को बेदाग रखने के लिए मैं दो बेगुनाहों की जान नहीं लेते था। तुमने तो मुझे लानत मलामत करना शुरू कर देनी थी। वैसे इस मौका पर काम तुमने भी कमाल का किया। क्या मतलब? मैं तो तुम्हें परहेजगार समझता था, तुम तो बड़ी तेज नजर रखने वाले हो। क्या पहले भिजवा रहे हो? लोडर उलटने के बाद गिरे भी तो एक जवान लड़की पर, हालांकि वहां गिरने के लिए कई और जगह भी थी, और अगर किसी नर्म जगह पर ही गिरना था तो लड़की की उधेड़ उम्र वालिदा भी तो थी। मुझे वो मुहावरा याद आ रहा है कि बनिया अगर गिरता है तो कुछ देखकर ही गिरता है। चलो अगर फिर ऐसा मौका आया तो तुम अपनी मनपसंद जगह पर गिर लेना, मैं बाद में गिर लूंगा, मैंने मुंह बनाकर कहा। हाँ हाँ भाई, आहिस्ता आहिस्ता जुबान लग रही है तुम्हें, और मुझे लग रहा है कि अंदर से तुम काफी खोचल भी हो। सुल्ताना भाभी के सामने तो यूं ही साई चुपशा बने रहते हो। बहरहाल कुछ भी हो, मैं न्यूज चैनल का नुमाइंदा हूं। सच्ची खरी बात करने से बाज नहीं रहूंगा। मैं कंवारा हूं और तुम शादीशुदा हो। मेरी मौजूदगी में तुमने एक जवान लड़की के ऊपर गिरकर मेरा इस्तेहसाक मुजरू किया है। कुछ मुंह मगा कर लो, वरना मैं इस मामले को ऊपर तक ले जाऊंगा। क्या करोगे? सब कुछ सुल्ताना भाभी को बताऊंगा, फसाद करा दूंगा। 6 गंजे दानश्वर स्टूडियो में बुलाऊंगा, 3 तुम्हारी तरफ से, 3 सुल्ताना भाभी की तरफ से। इन्हें इतना लड़ाऊंगा कि बाकी सारे कौमी बैन अक़वामी मामलात इस अहम मौजू के सामने पानी भरते नजर आएंगे। लेकिन ये तो सब तब होगा जब हम यहां से जिंदा निकल सकेंगे, मैंने कहा। हाँ, ये मसला तो बहरहाल है, इसने सर हिलाकर एतराफ किया। इसी दौरान में कदमों की चाप सुनाई दी। हम अलर्ट हो गए। इमरान ने रिवाल्वर फिर से हाथ में ले लिया। अंदर आने वाली वजंती ही थी, वो खाना लेकर आई थी। हमारा अंदाजा था कि वो किसी रुमाल वगैरह में कोई चीज छुपा कर लाएगी, लेकिन वो तो बाकायदा ट्रे उठाई चली आ रही थी। इसमें पराठे, अंडों का नमकीन आमलेट नजर आ रहा था। वो स्टोर में चली आई। तुम्हारी माँ जी ने नहीं देखा? मैंने पूछा। देखा है, बल्कि उन्होंने ही बनाकर दिया है। ये क्या कह रही हो? वो जरा तवक्कुफ से बोली। अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। हम दोनों सवाले नजरों से इसे देखने लगे। वो ठहरी हुई आवाज में बोली, मैंने माँ जी को सब बता दिया है। आपने बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी। मेरे और माँ के बीच कोई भी बात छुपी नहीं होती। वो वही करेंगी जो मैं कहूंगी। लो कर लो तमाशा। इमरान ने बहुत धीमी आवाज में कहा। आप क्या कह रहे हैं जी? वजंती ने पूछा। कुछ नहीं, लेकिन कहीं माँ जी की वजह से कोई गड़बड़ ना हो जाए। अगर मैं माँ जी को ना बताती तो तब गड़बड़ होने का डर था। अब हम इस मामले को संभाल लेंगे। वजंती की बातों से अंदाजा होता था कि वो घर में सिर्फ अपनी अपने वालिद से डरती है, और इससे अब ये खौफ है कि कहीं इस घर में होने वाली खतरनाक गड़बड़ का पता इसके वालिद को न लग जाए। हमें यह अंदाजा भी हो चुका था कि राजभवन से रिटायरमेंट के बाद वजंती के पिता की हमदर्दी राजभवन और हकम जी के साथ है। वो इन लोगों में से है जो राजभवन में होने वाले हर काम में कोई ना कोई अच्छाई का पहलू तलाश कर ही लेते हैं। वजंती ने कहा। वो भी थोड़ी देर में अपनी माता को इनके सिरात मिलाने के लिए यहाँ लाएगी। खाने के दौरान में हम बिल्कुल खामोश रहे। वजंती की आमद से पहले इमरान ने कुछ हल्की फुल्की बातें करके मेरा ध्यान बटाने की कोशिश की थी। ताहम मैं जानता था कि मेरी तरह इसका दिमाग भी मुसलसल मुसीबतज़दा इसहाक और इसकी भाभी हमीदा में उलझा हुआ है। मैंने कहा, मुझे तो लगता है इमरान के इस कमीने जात ने इसहाक की भावज को एक चारे के तौर पर इस्तेमाल किया है, और शायद वो आइंदा भी ऐसा करने का इरादा रखता है। इसने इस औरत को, खैरख्वाहों को मजीद किस्मत आजमाने का मौका दिया है। वजंती बोली, मेरा विचार है कि आप ठीक कहवत हैं। मैंने सुना कि इसहाक एक और दोस्त ने गोरा साहिब के सामने आने का फैसला किया है। इसका नाम अनवर खां है। हम सब जानता है कि वो बहुत दिलेर शख्स है। सरगा के मुसलमान इसे बहुत मानते हैं। कुछ माह पहले जब मुख्तार राजपूत की बेटी सुल्ताना के बारे में पता चला कि वो जेल के बजाय गोरा साहिब के घर में है, तो इलाके के मुसलमान एकदम भड़क उठे थे। उन्होंने गोरा साहिब के घर पर चढ़ाई कर दी थी। इस वक्त अनवर खां ने बहुत हिम्मत दिखाई थी और वो कुछ अरसे से नल पानी में है। सुना है कि वो गोरा साहिब के सामर रचना में आने का इरादा रखता है। कई लोगों का ख्याल है कि शायद अनवर खां वो अकेला शख्स है जिसकी गोरा साहिब के मुकाबले में जीतने की थोड़ी बहुत उम्मीद की जा सकत है। ये नई इत्तला भी सनसनीखेज थी।
وجنتی کو بالکل معلوم نہیں کہ وہ جس سلطانہ کی بات کر رہی ہے میں اس کا شوہر ہوں اور انور خان میرا قریبی ساتھی ہے۔ میں انور خان کے بارے میں عمران کو بہت کچھ بتا چکا تھا۔ وجنتی سے انور خان کا ذکر سن کر عمران کے چہرے پر بھی سنسنی نظر آنے لگی۔ ہماری غیر موجودگی میں یہ جارج گورا نے انوکھا کھیل کھیلا تھا۔ اس کی کمینگی اور عیاری کھل کر سامنے آ رہی تھی۔ اس نے واقعی حمیدہ کو چارے کے طور پر استعمال کر کے اسحاق کی غیرت کو جگایا اور اسے یہاں بلانے میں کامیاب رہا تھا۔ اب وہ اسے موت کے گھاٹ اتارنے والا تھا۔ اس کے بعد شاید وہ انور خان کے ساتھ بھی یہی سلوک کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جو کچھ بھی تھا، لیکن ایک بات تسلیم کرنی پڑتی تھی کہ سینکڑوں جنگجو افراد کا کماندار ہونے کے باوجود جارج گورا بوقت ضرورت خود میدان میں اترتا تھا اور اپنے مقابل کو نچا کر دکھاتا تھا۔ اس نفسیاتی برتری کے بعد وہ اپنی منمانی کرنے کے لیے آزاد ہو جاتا تھا۔ جو رہی سہی کسر تھی وہ حکم جی کی معاونت پوری ہو جاتی تھی۔ میرے سینے میں ایک عجیب سی آگ دہکنے لگی۔ مجھے لگا کہ ایک طویل عرصے سے میں جس ٹاکرے کا انتظار کر رہا تھا اس کے لیے اسٹیج خود بخود تیار ہو رہا ہے۔ میرے پٹھے تن گئے، سینے کی دھڑکن میں ایک نامونوس سا اضافہ ہو گیا۔ وجنتی کی آواز نے مجھے خیالوں سے چکایا۔ وہ گلوگیر آواز میں بولی، کیا آپ دونوں میری سہیلی کے لیے کچھ کر سکت ہیں؟ عمران نے کہا، سہیلی سے پہلے تو اس کے دیور کی بات کرنی چاہیے جس کے بارے میں تم کہہ رہی ہو کہ کل اسے پھانسی یا سولی دی جانے والی ہے۔ اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ وہ بے حد مایوسی سے بولی، اس کے لیے کچھ کرنے کا سمے گزر چکا ہے، لیکن حمیدہ کے بچاؤ کے لیے تو ابھی کافی سمے ہے۔ شاید کسی بڑی سفارش سے کوئی فائدہ ہو جاوے یا پھر اسے راج بھون سے نکالنے کی کوشش کی جا سکے۔ بات کرتے کرتے وجنتی کے ہونٹ سوکھ رہے تھے۔ معزز سامعین حضرات، یہ دلچسپ ترین داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔